सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे G4 वायरस क्या है, देखेंगे आखिर ये वायरस क्या है और क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के विषय में। आखिर यह गंगोत्री नेशनल पार्क क्यों चर्चा में आ गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसकी विशेषताओं को भी हम देखेंगे। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे नमामि गंगे परियोजना पर, देखेंगे आखिर ये परियोजना क्यों चर्चा में बनी हुई है और साथ ही साथ इसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे G4 वायरस के संदर्भ में। वायरस जैसे कि आपको पता है एक सूक्ष्म जीव है और यह जीवित कोशिकाओं के भीतर अपना विकास और प्रजनन करता है। अर्थात कोई वायरस अगर आपके शरीर में पहुंच जाता है और वह किसी भी क्या होगा जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, तो जो भी जीवित कोशिकाएं जो अपना मैकेनिज्म अपने विकास के लिए यूज करती हैं, उस मैकेनिज्म को वह वायरस यूज करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोरोना वायरस के संदर्भ में कहें तो कोरोना वायरस भी क्या करता है, जब तक वह बाहर है आपकी बॉडी के अगर हाथ पर भी है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि वो वायरस अंदर ना जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कुछ भी करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि जब भी कुछ खाइए पीजिए, अर्थात जो भी कोई ऐसी क्रियाविधि जिसके माध्यम से आपके हाथ से कोई भी चीज़ टच होकर आपके मुंह में जाएगी, तभी वो वायरस क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अर्थात वायरस के लिए क्या होता है, किसी जीवित कोशिका का मिलना आवश्यक होता है। जब शरीर में कोई वायरस जाता है तो हमारे शरीर में क्या है, हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वो किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा तो जिस तरह से कोशिकाएं अपना विकास करके जो है कि टिश्यू का निर्माण करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं, ठीक इसी तरह से यह जो वायरस अंदर गया है यह कोशिका की उस क्रियाविधि पर कब्जा कर लेता है जिस क्रियाविधि से कोशिकाएं अपना विकास करती हैं। और यह वायरस क्या करता है, अपना विकास करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और देखते ही देखते इस जो वायरस है यह हमारे शरीर में इतना इफेक्टिव हो जाता है कि हमारी जान तक लेने में सक्षम होता है, जबकि है एक बहुत ही सूक्ष्म आकार का जीव। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया ये क्या करते क्या हैं कि यह हमारे शरीर में प्रवेश करके अपना घातक प्रभाव दिखाते हैं। अगर हम वायरस को भी थोड़ा सा कैटेगराइज करें तो 2 प्रकार के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए प्रकार के वायरस। अर्थात जब भी आप कोई वायरस देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये वाला वायरस डीएनए प्रकार का है, आरएनए प्रकार का है। तो डीएनए और आरएनए प्रकार के 2 प्रकार के वायरस होते हैं। इसी आरएनए प्रकार का एक जो वायरस होता है उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जिसको सामान्य रूप में हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं, इन्फ्लुएंजा जैसा कि उसके शब्द में ही छुपा हुआ है फ्लू, जैसे आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसी प्रकार का ये जो फ्लू वाली प्रॉब्लम है यह जो संबंधित की जाती है आरएनए वायरस से संबंधित की जाती है। इन्फ्लुएंजा जिसको हम श्लेष्मिक ज्वार कहते हैं, इसकी चपेट में कोई व्यक्ति आता है तो क्या होता है, उसको बुखार आता है, शारीरिक दुर्बलता महसूस होती है, फेफड़ों संबंधित जो बीमारियां हो देखने को मिलती है। अर्थात 2 चीजें समझिए, वायरस को 2 रूपों में हमें डिवाइड किया, डीएनए और आरएनए। तो जो आरएनए प्रकार के वायरस होते हैं उसी में एक कैटेगरी है इन्फ्लुएंजा वायरस की, और यह इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, फ्लू प्रकार का जो वायरस होता है, जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, उस प्रकार के लिए बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जब भी किसी व्यक्ति को क्या होता है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा होता है, तो उसमें क्या होते हैं, बुखार आते हैं, शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी महसूस होती है और फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं। इन्फ्लुएंजा जो विषाणु है, जो वायरस है, ये भी 3 प्रकारों में कैटेगराइज किया जाता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो G4 वायरस है उसके संदर्भ में सभी चीजें हमें यूज करनी है, नहीं तो डायरेक्ट मैं अगर G4 वायरस के संदर्भ में बताऊंगा तो आपको लगेगा ये क्या हो गया। इन्फ्लुएंजा विषाणु जो
कैटेगरी का होता है, यह एक संक्रामक बीमारी का संकेत होता है और इसके जो धारक या वाहक होते हैं वो जंगली पशु पक्षी होते हैं और यह मानव में भी संचरित होने में अर्थात मानव में भी संक्रमित करने की यह क्षमता रखता है। अर्थात किसी व्यक्ति में या किसी जानवर में अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। ये विशेषता किस में होती? इन्फ्लुएंजा वायरस ए में। वहीं दूसरी जो कैटेगरी है वह है इन्फ्लुएंजा वायरस बी की। यह विशेष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है लेकिन इन्फ्लुएंजा ए से कम घातक होता है। तीसरा जो कैटेगरी है वह है इन्फ्लुएंजा वायरस सी का। यह सामान्यतः जानवरों जैसे कुत्तों, मनुष्यों और सूअरों को प्रभावित करता है और ये सबसे कम घातक होता है और इंसानों को भी ये प्रभावित करता है बहुत, लेकिन माइल्ड लेवल पर। अब देखिए हुआ क्या, वर्ष 2009 में इसी प्रकार का एक इन्फ्लुएंजा वायरस आया था जिसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया था और इसका नाम था A/H1N1 वायरस। इसको हम सामान्यतः H1N1 के नाम से जानते हैं लेकिन इसके साथ ए जरूर जुड़ा था, अगर आपने डीप से ध्यान से पढ़ा होगा। ये क्या है? जो इन्फ्लुएंजा वायरस ए कैटेगरी है, मैंने बताया था उसी कैटेगरी का है। और मैंने देखिए इसमें क्या बताया कि ये संक्रामक बीमारी, ये जब जंगली जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जो जीव होते हैं, जब इंसान उनके संपर्क में आता है, संपर्क में उनके आता है तो खुद भी क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। जब व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है अपने स्वरूप में परिवर्तन करके यह इंसानों से इंसानों में भी फैलने लगे। और इसी के कारण जो है कि वर्ष 2009 में जो इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी जिसका नाम था A/H1N1, इसको AH1N1 के नाम से भी जानते हैं, इसी को बोला गया था स्वाइन फ्लू। चूंकि मार्च 2009 में मैक्सिको से प्रारंभ हुआ था और जब हमने पता किया कि आखिर ये कैसे फैला तो पता चला कि चूंकि ये सूअरों के माध्यम से इंसानों में फैल रहा है, इसी के कारण इसको सूअर इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू के नाम से जाना गया। कब है? वर्ष 2009। वायरस कौन था? AH1N1। जानवरों की यह बीमारी जब मनुष्यों में फैलती है तो ये काफी घातक रूप धारण कर लेती है। इसी कारण जून 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने इसे विश्व व्यापी महामारी घोषित कर दिया था। वर्ष 2009 के बाद 10 में, 2013 में, 2017 में भी ये बीमारी अपना घातक प्रभाव दिखा चुकी। और इस घातक बीमारी का एक देश दिखाई देता प्रभाव वाला चीन। चीन में क्या है? सूअर पालन तथा सूअर का मांस का जो आहार होता है वो बहुत आम है, बहुत कॉमन है और इसके वजह से स्वाइन फ्लू के जो प्रसार है या उसका आउटब्रेक होने का खतरा बना रहता है। चीन में H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से जान रहे हैं, H1N1 वायरस के प्रकार और प्रभाव को समझने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा था। और यह अध्ययन 1-2 साल नहीं, 2011 से 2018 तक लगभग 7 वर्षों तक किया गया चीन में, जिससे हम वहाँ पर स्वाइन फ्लू के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो स्वाइन फ्लू की जो बीमारी है उसके रोकथाम के लिए उसको और स्टडी कर सकें, जिससे चीन में जो ज़्यादा सूअर का एक प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ वहाँ का जो सूअर का जो मांस होता है उसको पोर्क बोला जाता है, उसका ये लोग यूज करते हैं तो उससे कोई बीमारी ना जनरेट हो। तो इस प्रकार का एक अध्ययन किया जा रहा था 2011 से 2018 के बीच। और इस अध्ययन में लगभग चीन के 10 प्रांतों में जो सूअरों को मारा जा रहा था उनको अपने खाने के लिए यूज करने के लिए, उसमें 29,000 से अधिक जो सूअर थे उनके नाक से स्वैब निकाले गए। स्वैब जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी कोरोना टेस्ट के लिए निकालते हैं, तो इसी प्रकार के स्वैब निकाले गए। जब स्वैब निकाले गए तो इसमें पता चला कि कई जो यहाँ पर जो स्वाइन फ्लू है उसके कई टाइप्स मिले, अर्थात जो सूअरों में होने वाली यह बीमारी है इसके कई टाइप्स मिले। और जब ये टाइप्स मिले तो उनको एक चीज़ और पता चली कि यह जो स्वाइन फ्लू है जो 2009 में मैक्सिको से प्रारंभ हुआ था वह अपना रूप परिवर्तित कर चुका है, अर्थात जो H1N1 वायरस था जो 2009 से फैला था उसका स्वरूप कुछ बदल गया है। और जब बदल गया है तो इन्होंने ये देखा कि यह जो वायरस है कुछ अलग रूप में नजर आ रहा है। इसके कारण इन्होंने इस जो वायरस को, जो कि H1N1 अर्थात स्वाइन फ्लू जो फैलाने वाला वायरस है उसी की कैटेगरी का आता है लेकिन उससे कुछ अलग है, इसलिए इन वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया जो अध्ययन करता थे G4। इसका पूरा नाम जो है G4EAH1N1 वायरस रखा गया है।
तो अब समझ पाए होंगे आप कि ये जो G4 वायरस है इसका जो एक ओरिजिन दिखाई देता है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्वाइन फ्लू से। अर्थात अगर हम जानवरों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उनको वहीं पर रहने दें जहाँ के लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है, तो शायद हम इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते थे। लेकिन इंसानी लालच क्या कर रही है कि हर चीज़ का उपभोग करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं और इसके वजह से बीमारियां हो रही। चूंकि मैंने बताया चीन में ये बहुत बड़ी आबादी इस प्रकार के मांस का उपभोग करती है, इसके कारण वहां पर यह भी खबरें आई हैं कि वहां पर जो है कि खतरा ये बढ़ सकता है। सोमवार को और जो है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी विज्ञान पत्रिका जिसका नाम है प्रोडिक्शन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित रिपोर्ट में G4 वायरस के आउटब्रेक को रोकने की बात की गई है। आउटब्रेक का मतलब यह है कि यह बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को संक्रमित ना कर दे, इसको रोकने की बात की गई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वायरस है G4 यह इंसानों से इंसानों में भी फैलने की क्षमता विकसित कर सकता है। अर्थात अभी तो जो लोग सूअरों के संपर्क में आ रहे हैं वही प्रभावित होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस जो है कि एक संक्रामक बीमारी के रूप में सामने आया है, अगर G4 वायरस को हमने तुरंत कंट्रोल नहीं किया और लोग ज़्यादा संक्रमित होने लगे तो हो सकता है कि यह वायरस अपना स्वरूप मनुष्यों के अंदर जाकर चेंज कर ले और ऐसा भी रूप धारण कर ले जिसके वजह से क्या है यह इंसानों से इंसानों में भी ट्रांसफर होने लगे। दरअसल G4 जो वायरस है वर्ष 2016 से ही शुरू में पाया जाता था, लेकिन अब क्या है यह इंसानों में फैल रहा है, इसके कारण यह चिंता व्यक्त की गई है। इससे प्रभावित लोगों में बुखार की समस्या, खांसी, सिर दर्द, जुकाम, छींक आना, ज्वाइंट पेन, आंखों में जलन, गला सूखना आदि के लक्षण देखे जा रहे हैं। जैसा कि हमें कोरोना वायरस में भी इसके कुछ लक्षण मिल जाएंगे, जैसे ये लक्षण दिखाई दें ठीक इसी प्रकार के कुछ लक्षण मिल रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अगर यदि फैलता है तो ये काफी भीषण संक्रामक बीमारी का रूप धारण कर सकता है। चूंकि अभी तक इस जो बीमारी का, इस वायरस का कोई हमने इलाज नहीं ढूंढा है, इसलिए यह महामारी का रूप भी धारण कर सकता है। पहले से जो H1N1 जो वायरस के लिए या जो स्वाइन फ्लू के निपटने के लिए हमने जो दवाइयाँ बनाई थी, चूंकि अब इस वायरस ने क्या किया है जिसको हम G4 नाम दे रहे हैं, इसने अपने स्वरूप को H1N1 से कुछ अलग कर लिया है। इसलिए जो स्वाइन फ्लू या H1N1 की जो बीमारियां थी उनके रोकने के लिए जो हमने दवाएं विकसित की थी वह इस पर असर नहीं करेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्दी से ही इसको जितना जल्दी हो सके उसको रोका जाए, अन्यथा क्या हो सकता है काफ़ी दूरी तक फैल सकता है और चीन से बाहर भी जा सकता है यदि लोगों के संपर्क में आए। ये होता क्या है, वायरस जो इंसान की सांस नली के माध्यम से अंदर पहुंचकर, और जैसा कि मैंने बताया कि वायरस क्या करता है जब भी किसी जीवित कोशिका में पहुंचता है शरीर के अंदर तो अपना विकास क्या करता है, चेंज करने लगता है, परिवर्तित करने लगता है, अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है। इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि जो सूअरों के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन पर नजर रखा जाए और साथ ही साथ उनके व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है उसको समझने का प्रयास किया जाए। वह इसलिए जरूरी है कि अगर उनको लगता है कि हाँ यह इंसानों में भी फैल सकती है तो कोरोना वायरस जैसी लापरवाही इसमें ना बरती जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पहले से ही लोग परेशान हैं और दूसरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह एक बीमारी से बड़ी मुश्किल से एक साथ लड़ पाता है। अगर स्वाइन फ्लू जैसी और या G4 वायरस जैसा एक नया जो है कि महामारी आ जाती है तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्रिएट कर सकता है। तो ये था आपका पूरा G4 वायरस। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे जो कि है गंगोत्री नेशनल पार्क के विषय में। आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप देखिए इसकी लोकेशन, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसकी लोकेशन को आप देख के आप समझ पाए होंगे कि इसकी जो लोकेशन के थोड़ा सा नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तिब्बत वाला क्षेत्र दिखाई देगा। तो ये तिब्बत वाला जो क्षेत्र है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, चीन के पास है। तो भारत चीन सीमा तनाव जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आवश्यक हो गया है कि भारतीय फौज सीमा पर हमेशा अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। अर्थात जब उसको लगता है कि हमें पहुंचना है तो तुरंत पहुंच जाए, उसमें कोई भी बाधा, कोई रुकावट ना आए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम BRO के नाम से भी जानते हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऐसी स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण लंबे समय से कर रहा है, लेकिन अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे
हैं जहाँ पर सेना को अभी भी पैदल चलकर जाना पड़ता है। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, वर्षा होती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इसलिए उत्तराखंड से लगे तिब्बती क्षेत्र में चीन द्वारा अपनी जो सैन्य मजबूती है, जो तिब्बती क्षेत्र उसमें काफ़ी बढ़ा ली गई है। कई प्रकार के उन्होंने तिब्बती क्षेत्र जो कि उत्तराखंड से लगते हैं वहाँ पे उन्होंने कर लिए हैं। ऐसे में भारतीय सेना के लिए जरूरी था कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य किया जाए। अब जो देखिए जो निर्माण कार्य किया जाएगा, जो प्रस्तावित हुआ है, वह जुड़ा हुआ है उत्तराखंड राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो जिला है उत्तराखंड राज्य का, जो मैंने आपको लोकेशन दिखाया, यहीं पर एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अर्थात गंगोत्री नेशनल पार्क अवस्थित है। जैसा कि मैंने आपकी लोकेशन आपको दिखा दिया, बिल्कुल बॉर्डर के लगभग पास में, जिसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इस उद्यान की जो पूर्वोत्तर सीमा है, जैसा कि मैंने दिखाया, तिब्बत के साथ लगी हुई है। 1800 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जो पार्क है लगभग 1553 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह जो पार्क है अपने हरे भरे घास के मैदानों के साथ साथ शंकुधारी वृक्ष और ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। जो गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग है गोमुख, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, वो भी क्या है, यहीं पर है। इसके साथ चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक, रोडेड्रॉन और यहाँ पे जो जैसे इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो काले भूरे भालू होते हैं, हिमालयन स्नोकॉक होते हैं, हिमालयन लहर होते हैं, कस्तूरी मृग होते हैं, हिमतेंदुए होते हैं। ये इस प्रकार के जो जीव, विशिष्ट प्रकार के जीव और पौधे इस जो है कि आपके नेशनल पार्क की विशिष्टता को बढ़ा देते हैं। यह उद्यान क्षेत्र जो है यहाँ पर बगल में दो और जो है कि एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक जीवंत निरंतरता बनाए रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ के पास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और उसके बाद जो है कि केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके वजह से क्या होता है कि जो जानवर हैं वह तीनों ही जगहों पे अपना आवागमन कर सकते हैं। आवागमन तभी करेंगे जब वहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप क्या हो, जो है कि कम हो। अब ये पूरा जो क्षेत्र है जो जो मैंने आपको दिखाया उत्तराखंड का एकदम नॉर्थ वाला, यहाँ पे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गहरे दर्रे हैं, खड़े ढाल हैं, चट्टानी नुकीले हिमनद हैं और संक्रमित घाटियां हैं। और संकीर्ण घाटियों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा रहा। इस उद्यान से होकर एक जो है कि सड़क निर्माण का विचार लंबे समय से प्रस्तावित था, लेकिन हाल ही में हुआ है कि इस उद्यान से सड़क के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि अर्थात जो फॉरेस्ट एरिया है उसके हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अर्थात यहाँ पे कुछ वन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अब क्या किया जाएगा, वनों को हटाकर सड़क का निर्माण किया जाएगा और ये जो वन है इनको किसी दूसरे, जितने वन काटे जाएंगे किसी दूसरे एरिया में लगा दिया जाएगा। और इस वन, ये जो वन भूमि का हस्तांतरण होगा, इससे लगभग यहाँ पर 35.66 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। और ये जो निर्माण होगा एक कंटिन्यूस सड़क नहीं होगी, बल्कि 3 अलग अलग स्थलों की जो वन भूमि है उसका उपयोग करके यहाँ पर ऐसी सुविधा बनाई जाएगी जिससे यहाँ पर जो हमारी सेना है वो हमेशा पहुँच सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क में ऐसी गतिविधि हुई है, तो उसके लिए आप, और इसके जितने भी नेशनल पार्क की मैंने विशेषताएं बताएं, कौन कौन से पौधे, कौन कौन से जीव, सभी इंपॉर्टेंट हैं। सड़क निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी जो प्रस्ताव है जो राज्य सरकार की तरफ से दे दिया गया है, अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के पास जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है, चूंकि शब्द है नेशनल पार्क, तो इसमें जो कोई चेंजेस आता है तो केंद्र सरकार का अप्रूवल भी जरूरी है। चूंकि यहाँ पर ना सिर्फ परिवर्तन आएगा बल्कि सड़क निर्माण किया जाएगा, तो ये जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है ये देखेगा आने वाले समय में इससे किसी भी तरह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उस पर जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कैसे उसको दूर किया जा सकता है। अब जब जैसे ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इसकी अनुमति दे देगा, यहाँ पर सड़क निर्माण चालू हो जाएगा। और जब सड़क यहाँ पर निर्माण चालू हो जाएगा तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी सुविधा होगी, हमारी सेना को भी सुविधा होगी। क्योंकि है क्या, सामान यहाँ पर जब ठंडी का समय आता है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि पूरा इलाका बिल्कुल कट जाता है। ठीक इसी तरह से जब मानसून का समय आता है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, नदियों में पानी ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइड भूस्खलन ज़्यादा होता है, इसके वजह से भी कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। तो इस तरह से न सिर्फ वहाँ के लोगों का फायदा होगा बल्कि हमारी सेना को सबसे ज़्यादा फायदा होगा।
इस पूरे क्षेत्र में आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की मौजूदगी है, जिसे 1962 में गठित किया गया था। और ये आईटीबीपी जो है कि क्या है, माउंटेन बल होता है, फोर्स होता है, जो कि इस प्रकार के दुर्गम इलाकों में हमारी रक्षा करता है, हमारे देश को जो है कि किसी भी चुनौती से बचाता है। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम इनके लिए भी कुछ सुविधाएं विकसित करें, क्योंकि जब भी चाइना के साथ जब विवाद होगा तो छोटी बूढ़ी छोटा कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार की तैयारियां की हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। और तो साथ ही साथ भारत ने भी कमर कस रखा है। तो आने वाले समय में हम जितना ही बॉर्डर पे मजबूत होंगे उतना ही हमारा देश क्या होगा, मजबूत होगा। इसी के ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे खबर पर, जो कि है नमामि गंगे परियोजना की फंडिंग के संदर्भ में। भारत की संस्कृति के साथ साथ जो गंगा का नाम जोड़ता है वह न सिर्फ संस्कृति और सामाजिक महत्व के कारण गंगा का नाम लिया जाता है, बल्कि जो यह गंगा नदी का बेसिन है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसको जल के साथ साथ उससे मिलने वाले जितने फायदे हैं गंगा उनको पहुंचाती है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी मिलता है। लेकिन अधिक जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण और क्षेत्र अतिक्रमण आदि कारणों से यह नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। और कई शहरों में तो इस नदी को इतना प्रदूषित किया गया है कि वो नाले के रूप में दिखाई देती है। 1985 में इस नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाकर गंगा की सफाई का अभियान चलाया था। लेकिन अनेक कारणों और सीमाओं की वजह से गंगा उतनी साफ नहीं हो पाई जितनी इसको होना चाहिए था। वर्ष 2014 में एक बार फिर से गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगा परियोजना को प्रारंभ किया गया और इसमें कहा गया कि 100% जो फंडिंग होगी वो केंद्र सरकार की होगी। यह 18 वर्षीय योजना है जिसके तहत 5 राज्यों में गंगा को साफ किया जाएगा। इसके लिए जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो काम कर रहा है। इसमें होगा क्या कि नदी का ऊपर वाला जो भाग है, जो हमें कूड़ा करकट दिखाई देता है, उसको साफ किया जाएगा। जो ठोस कचरे की समस्या है, लोग ले जाकर नदी में फेंक देते हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो पास के जो क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ से जो दैनिक जो मूत्र निकलता है उसको यहाँ पहुँचने से रोका जाएगा। वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिससे वह नदी और उन सब खुले जगहों पर ना जाएं। सौदागृह होते हैं, अर्थात जहाँ पे लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्योंकि कई बार आपने नदी के किनारे देखा होगा कि जब भी किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनके बॉडी का बहुत सा पार्ट्स बच जाता है, उसको नदी में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, उसको किया जाएगा। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि सब भी कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 2525 किलोमीटर लंबी नदी में उन सभी कारकों का पता लगाया जाएगा जिससे प्रदूषण फैलता है और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाए। इसमें नवीन जो घटनाक्रम हुआ है वो यह हुआ है कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए अर्थात नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए के फंड या ऋण को मंजूरी दे दी है। इस ऋण की अवधि क्या होगी, 5 वर्ष होगी। इधर जो आप ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला ऋण या फंड होता है वो काफ़ी कम जो है कि इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। वापस लौटाना है, चूंकि ऋण शब्द जुड़ा है इसके साथ, लेकिन काफ़ी जो है कि कम इंटरेस्ट पर लौटाना होता है। तो इससे क्या होता है, सरकार को जब भी ऐसा लगता है कि कोई प्रोजेक्ट है जिसका जो है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके लिए फंडिंग की समस्या आती है, तो सरकारें क्या करती हैं, वर्ल्ड बैंक से कॉन्टैक्ट करती हैं और वर्ल्ड बैंक उनकी फंडिंग करता है। तो इसी प्रकार की फंडिंग यहाँ पर अभी की गई है 45 अरब रुपए की। इस परियोजना को पहले चरण जो कि दिसंबर 2021 तक का है, इसको पहले ही जो है कि 4,535 करोड़ रुपए विश्व बैंक से प्राप्त हो चुके हैं और जो 45 अरब रुपए अब दिए जाएंगे वह इससे अलग है। इस फंड का उपयोग प्रदूषण को समाप्त करने के साथ साथ उन सभी अवसंरचनाओं के निर्माण में किया जाएगा जो गंगा को स्वच्छ और साफ कर सकते हैं। इसमें से 11.34 अरब रुपए से आगरा, मेरठ तथा सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर 3 नए हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाए। ये जो एन्युटी प्रोजेक्ट हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जो कि क्या करते हैं कि जो भी शहरों से निकलने वाली चीज़ें हैं, अपशिष्ट हैं, उनको दुरुस्त करती हैं और साथ ही साथ नदी में बिल्कुल 0% पॉल्यूटेड मटेरियल पहुँचे, अर्थात उसमें कुछ भी पॉल्यूटेड मटेरियल ना हो, इसका प्रयास करती हैं। साथ ही साथ बेगूसराय, मुंगेर तथा बक्सर में चल रही कुछ परियोजनाओं पर इसको खर्च किया जाएगा और आने वाले समय में ये जो रुपए दिया गया है इससे न सिर्फ नमामि गंगे परियोजना मजबूत होगी बल्कि जो फंडिंग की समस्या कोविड-19 के कारण कम होती दिखाई दे रही थी, अब उससे भी क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थी तीनों खबरें आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।